हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CG वन शॉट। जैसे कि आपको पता है कि हमने बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर दी है। इससे पहले हमने बायोलॉजी का एक लेक्चर ले लिया है जो कि कोशिका के बेसिक पर आधारित था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर का बेसिक मैंने वहाँ बता दिया है। इसके बाद हम आज पूरी तरह सिलेबस में घुसेंगे, देखते हैं हम कहाँ पर से क्या पढ़ रहे हैं। जैसे ये सिलेबस है तो इसमें कोशिका का हम लोग को क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो कोशिका की बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब देखते हैं हम आगे की क्लास में क्या क्या कवर करने वाले हैं। जैसे कि ये देखो, तरह तरह की कोशिकाओं का अवलोकन, कोशिकाओं का अध्ययन, प्रारूपिक कोशिका, कोशिका संगठन मतलब सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात कर रहे हैं, अंतः झिल्ली तंत्र और कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, केंद्रक, न्यूक्लियस। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है ना पूरा कोशिका में। कोशिका की जान है ये, कोशिका का ब्रेन है ये, और कोशिका का मैनेजर है ये। सब चीज़ जो होता है वो केंद्रक होता है। केंद्रक सबसे बड़ा भाग होता है कोशिका का। उसके बाद अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ER बोलते हैं, गोल्जी कॉय, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, आत्महत्या का थैला। बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, रिक्तिकाएँ, अंतःझिल्ली, ये सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको मैं कुछ बताऊँ तो वो है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर, ये अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। इन सबसे क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो कल जहाँ तक हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। कल यहाँ पर हमने क्लास ख़त्म की थी। अब देखते हैं यहाँ के आगे से। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि न्यूक्लियस की बात करेंगे, है ना। देखिए, ये सेल के पार्ट्स हैं सब, न्यूक्लियस, वैक्यूल, लाइसोसोम। ये देखिए, ये बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम जो है न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें और, हमको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल वॉल को हम देखते हैं सबसे पहले। सेल वॉल क्या होता है, देखो, जैसे कि ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल है। तो सेल के चारों ओर जो रहता है ना सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को भी जो कवर करता है वो होता है सेल वॉल। ऐसा ये सेल वॉल जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, ह्यूमन सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये कोशिका को आकार प्रदान करता है। इसकी खोज करता कौन है, तो इसका खोज करता है रॉबर्ट हुक। खोजकर्ता से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर कोशिका भित्ति निम्न कोशिकांगों में उपस्थित होती है। तो सेल वॉल किसमें किसमें होता है, जीवाणु कोशिका, पादप कोशिका, कवक कोशिका और शैवाल कोशिका। जंतु और मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती ये, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ग्राम सूचक रजक, यानी कि ग्रेमस्टेन डाई। बैक्टीरिया की प्रजातियों को दो बड़े समूहों, ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक में वर्गीकृत करने का सिद्धांत। यदि बैंगनी रंग दिखाई देता है तो ग्राम धनात्मक जीवाणु, और यदि गुलाबी रंग दिखाई देता है तो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु कहते हैं इसको। अब देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। आप देखिए, प्लाज्मा झिल्ली एक द्विपरतीय संरचना है। इसका निर्माण फॉस्फोलिपिड्स द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आता है बार बार, फॉस्फोलिपिड्स से बना हुआ होता है ये। फॉस्फोलिपिड्स में प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों चीज़ें फॉस्फोलिपिड्स में होती है। इसके बाद यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल होता है। यह झिल्ली जो कुछ अणुओं या आयनों को ही अपने से होकर गुजरने देती है। मतलब ये एक हिसाब से प्रोटेक्शन का काम करता है, कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा ये उसके ऊपर कंट्रोल रखता है। ये प्लाज्मा झिल्ली का काम है, ठीक है। अब देखते हैं अपन सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। हाँ, तो ये प्लाज्मा झिल्ली के बारे में चल रहा था। प्लाज्मा झिल्ली की द्विपरतीय संरचना को समझाने के लिए सिंगर तथा निकोलसन द्वारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया। ये नाम याद रखना है आपको, सिंगर तथा निकोलसन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस दोहरी परत संरचना को सबसे पहले RBC की कोशिका में ग्रैंडल द्वारा देखा गया था। RBC की कोशिका में सबसे पहले ग्रैंडल ने इसको देखा था। प्लाज्मा झिल्ली के खोज करते हैं क्रेमर तथा नगेली। प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई लगभग इतनी होती है, ये नहीं आता है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप याद रखना, सिंगल तथा निकोलसन ने इसकी खोज की थी, और RBC कोशिका में इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, ग्रैंडल ने किया था। सिंगर तथा निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, ठीक है। अब इसका जो मेन इंपॉर्टेंट भाग है, नाभिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैं आपको नाभिक दिखा दूँ एक, ये जो होता है नाभिक, देखो ये सेल का स्ट्रक्चर है, ये पूरा सेल है। ये सेल के अंदर जो होता है ये होता है न्यूक्लियस। देखो यहाँ पर बना हुआ है ये न्यूक्लियस, और ये वाला जो होता है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा घिरा हुआ होता है, और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के अंदर ही जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है DNA।
डीएनए के बारे में आज पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। और ये होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है, इसको राइबोसोम जब भी आया तो प्रोटीन को याद रखना है, प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन बनाना। ये सेल के चारों ओर जो एक रहता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है सेल प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन सेल वॉल वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये याद रख लीजिएगा, ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इसको देख लीजिए। ये देखिए ये है, ये सेल है, ये सेल के चारों ओर सेल किससे घिरा हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है ना, ये सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है सेल के अंदर आपको पता है कि बीचों बीच होता है, ठीक बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, ठीक बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस भी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के प्रोटेक्शन के लिए होता है, न्यूक्लियर की रक्षा करने के लिए। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन सेल की रक्षा करने के लिए होता है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये और सेल मेम्ब्रेन ये, इन दोनों के बीच ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड जो रहता है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियर के अंदर जो लिक्विड रहता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको याद रखना। ठीक है, अब ये जो तरल वाला भाग है, जेली जेली जैसा होता है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, लेकिन जो ठोस वाला भाग होता है, जो सॉलिड होता है, उसको सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। यही सेल ऑर्गेनेल में आपके आते हैं राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीज़ जो आते हैं ये हार्ड भाग में आते हैं। तो ये दोनों मिला करके बनते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इन सब को मिला करके बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, तो देख लीजिए। प्रोटोप्लाज्म में होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल में वही सब ठोस वाला जो मैं बताया था आपको, जो सॉलिड होता है वो। एक साइंटिस्ट थे हेलिक्स, उन्होंने बोला था कि प्रोटोप्लाज्म इज़ फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब देखते हैं ये देखो, बार बार जो है ना, बार बार हर जगह पे 3-4 जगह पे पढ़ने से अच्छा है आप इसको एक जगह पढ़ लो। क्या चीज़, कि कौन सा जो होता है कि सिंगल मेम्ब्रेन होता है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन होता है, और कौन सा मेम्ब्रेन लेस होता है, यानी कि किसमें एकल झिल्ली होती है, किसमें दोहरी झिल्ली होती है और किसमें झिल्ली नहीं होती है। ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं और ज़्यादातर इन तीनों से सवाल पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों से ही बार बार सवाल आता है, लेकिन मैंने पूरा बनाकर दे दिया है आपको डायग्राम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद कर लेना। ठीक है, तो जैसे देखो, जो सिंगल है जिसमें एक ही झिल्ली होती है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल और गोल्जी बॉडी। इन तीनों में सिर्फ एक झिल्ली होती है। डबल झिल्ली किसमें होती है, न्यूक्लियस में डबल झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल झिल्ली होती है, क्लोरोप्लास्ट में डबल झिल्ली होती है। और मेम्ब्रेन लेस किसमें, जिसमें झिल्ली नहीं होती, वो होता है राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज़ और सेंट्रोसोम, इसमें बिल्कुल भी झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, अब सेल को जो कवर करता है वो बता रहा था मैं आपको, जैसे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अपन पढ़े थे। तो सेल वॉल क्या होता है देख लेते हैं एक बार, है ना। आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देना होता है, शेप और साइज़ को डिसाइड करता है यही। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, फंगाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है, एल्गी का सेल वॉल ग्लूकोज, गैलेक्टेज और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। ये क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का। फंगी का काइटिन का बना होता है, फंगी का बहुत आता है। एल्गी का जो होता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सेल्यूलोज का बना होता है। तो इसको जो है ना आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम न्यूक्लियस में आते हैं, जो आज का अपना मेन टॉपिक है। न्यूक्लियस सबसे बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपका रोल प्ले करता है न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस जो होता है केवल यूकैरियोटिक सेल में होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, इसको याद रखना है। और न्यूक्लियस के खोजकर्ता, इसका खोजकर्ता से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन इसके खोजकर्ता हैं, रॉबर्ट ब्राउन। नाभिक का अध्ययन, सबसे पहले नाभिक का जो अध्ययन होता है वो कैरियोलॉजी कहलाता है। कैरियोलॉजी, जैसे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, तो यूकैरियोटिक का मतलब इसमें न्यूक्लियस का डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, अच्छे से डेवलप हो चुका है। और प्रोकैरियोटिक का मतलब ये है कि ये पुराना है, इसमें नाभिक का जो डेवलपमेंट है वो उतना अच्छे से नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए जो नाभिक का अध्ययन या न्यूक्लियस का अध्ययन या केंद्रक का अध्ययन जो है कैरियोलॉजी कहलाता है। नाभिक कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, ये आपको मैं पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। नाभिक कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, और दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, नाभिक के बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कोशिका का मस्तिष्क, इसको उपनाम बोलते हैं, यानी कि ब्रेन ऑफ कोशिका बोलते हैं ना, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं, कंट्रोलर यानी कि नियंत्रण भी यही करता है। कोशिका दिमाग से ही तो नियंत्रण होगा, दिमाग भी इसको बोलते हैं, नियंत्रक भी इसको बोलते हैं, ऐसा इसके उपनाम है। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप भूलना नहीं, सोते जागते याद ही रखना है इसको। आरबीसी मानव शरीर की एकमात्र कोशिका है जिसमें नाभिक नहीं होता। नाभिक कौन से सेल में नहीं होता, मानव शरीर की कौन सी कोशिका में नाभिक नहीं पाया जाता, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसको याद रखना आप। यानी कि रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल, उसी में नाभिक नहीं होता है।
नाभिक को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखो, नाभिक को 4 पार्ट में तोड़ा जा सकता है। सबसे पहले नाभिक झिल्ली जैसे कि ये नाभिक था, तो नाभिक के चारों ओर जो एक झिल्ली होती थी ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको बोलते थे, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है नाभिक की झिल्ली कहलाता है। ये इसका काम तो रक्षा प्रदान करना है ना, नाभिक को सुरक्षा प्रदान करने इसका काम है। ये लिपोप्रोटीन से बना होता है। ये किसका बना होता है करके कभी कभी पूछ लेते हैं, तो याद रखें लिपोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो बताया था मैंने, ये नाभिक है, इसके चारों ओर मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर जो द्रव्य होता है ना, द्रव्य बना लिक्विड, और इसी के अंदर डीएनए भी होता है, इसी के अंदर आरएनए भी होता है ना, आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में डिटेल में। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। नाभिक का जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें आरएनए प्रोटीन उपस्थित रहता है। देखो, ठीक है। अब केंद्रिका, न्यूक्लियोल्स, नाभिक के बीच में बैगनी रंग की गेहूं जैसी संरचना, यह केवल कोशिका विभाजन के समय दृश्यमान होती है। जब सेल डिवीज़न का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना मैं, तो आपको बताऊंगा इसके बारे में। जब सेल डिवीज़न होता है ना, ये तभी दिखता है न्यूक्लियोलस। ठीक है। अब बात करते हैं क्रोमेटीन। क्रोमेटीन जो होता है ना, ये नाभिक की धागेनुमा संरचना, डीएनए तथा क्रोमोसोम के निर्माण में सहायक, ये इसी की बात कर रहा था मैं। ठीक है। अब नाभिक में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक लिखा हुआ है ना, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। ठीक है। अब डीएनए और आरएनए के बारे में चर्चा करेंगे। याद रखना, ये सब चीज़ हम पढ़ रहे हैं केंद्रक के अंदर, भटक मत जाना कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ क्या चीज़ें बता रहे हैं करके। ये सब केंद्रक के अंदर चल रहे हैं ना, अभी हम केंद्रक को ही फोकस कर रहे हैं। केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। ब्रेन है, सेल है, ब्रेन है, कंट्रोलर है, मैनेजर है, सब चीज़ यही है। और उसके अंदर हम लोग 4 पार्ट पढ़े हैं। एक तो न्यूक्लियर, ये देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो केंद्रक के चारों ओर है, केंद्रक के अंदर का लिक्विड भाग, केंद्रक द्रव्य पढ़े, फिर केंद्रिका पढ़े, उसके अंदर का बीचों बीच का भाग जो सेल डिवीजन के समय दिखता है, उसके बाद क्रोमेटीन पढ़े जो डीएनए तथा आरएनए के बनता है जिससे। ठीक है। अब अपन न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानेंगे क्या होता है। नाभिक में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होते हैं। एक है ना, ये केंद्रक में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। डीऑक्सी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 2 बार होता है। ठीक है। और नहीं, ऑक्सीजन 2 बार नहीं होता है इसमें। डीऑक्सी को इसलिए बोला जाता है क्योंकि डबल हेलिक्स संरचना होती है, इसलिए इसको डीऑक्सी बोलते हैं। और ये सिंगल हेलिक्स होता है, इसलिए राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, यह केंद्रक सूत्रकणिका तथा हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को ऐसे नहीं पूछते कि केंद्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है, केंद्रक कहाँ कहाँ पाया डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि केंद्रक को छोड़कर डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। और ज़्यादातर इसका आंसर जो होता है सूत्रकणिका, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल है, समझ गए, यानी कि सेल के अंदर होता है, लेकिन 90% काम ये अपना खुद का कर लेता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये याद रखना कि डीएनए, केंद्रक के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। तो ये याद रखना कि केंद्रक के पास अपना डीएनए तो होता है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है। याद रखना, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है। तो डबल हेलिक्स किसको बोलते हैं? डबल हेलिक्स का मतलब ये एक सिंगल स्ट्रैंड हुआ और ये एक डबल स्ट्रैंड हुआ, तो ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है। और ये सिंगल हेलिक्स मॉडल का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा रहता है। ठीक है, समझ गए आप, उसके बात कर रहे थे। तो ये सिंगल हेलिक्स और डबल हेलिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो, न्यूक्लियोटाइड से निर्मित होता है, ये भी न्यूक्लियोटाइड से निर्मित होता है। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, एक होता है शुगर, एक होता है फॉस्फेट या फॉस्फेरिक एसिड, और दूसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजनित क्षार। अब डीएनए संरचना में 2 राइबोसोम शर्करा होता है और आरएनए में 1 राइबोसोम शर्करा होता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं अपन। देखो, शर्करा के बारे में तो दोनों में होता है, फॉस्फोरिक अम्ल दोनों में होता है। नाइट्रोजिनस बेस के बारे में बात करते हैं, ये डीएनए में अलग होता है और आरएनए में अलग होता है। ठीक है, तो इसका काम देख लेते हैं पहले डीएनए और आरएनए के बारे में। तो ये देख लिया, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है और आरएनए जो है प्रोटीन के निर्माण तथा उसके संश्लेषण में सहायक होता है। डीएनए में जो है चरित्रों का स्थानांतरण होता है, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ये बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखता है यार बोलते हैं, तो वो डीएनए के कारण उसको होता है। ठीक है, अब देखें इसमें 2 नाइट्रोजिनस बेस, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नाइट्रोजिनस बेस के बारे में आगे आपको बताऊंगा, अभी आप देख लीजिए। 2 नाइट्रोजिनस बेस के बीच की दूरी जो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग होता है और 2 स्ट्रैंड के बीच की दूरी जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, एक कुंडली में कुल 10 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। ठीक है, एक कुंडली मतलब ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कुंडली में 10 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। डीएनए की पैकेजिंग जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू, ये जो कुंडलित हुआ है ना, ऐसा ये जो कुंडलित हुआ है ये ऐसे नहीं रहेगा। अगर मान लो इसको छोड़ देंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। तो इसको पैकेट बांध के रखने का काम जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन करता है।
ठीक है। अब देख लेते हैं आरएनए के बारे में। तो आरएनए का काम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण तथा उसके संश्लेषण में सहायक होता है। डीएनए से आरएनए का बनना जो है अनुलेखन कहलाता है। जैसे डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन, या इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। इंग्लिश को याद रखना, हिंदी को भी याद रखना। इंग्लिश को याद रखना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कई बार ऑप्शन से सीरीज पर इंग्लिश में रहता है। अनुलेखन और अनुवादन न दे करके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दे देता है, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। अच्छा, कभी कभी जो है आरएनए से डीएनए बन जाता है, आरएनए से डीएनए बन जाता है, तो आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। क्योंकि डीएनए से आरएनए का बनना जो ट्रांसक्रिप्शन है, तो आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आरएनए जो है 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए जो है मैसेंजर का काम करता है, आरआरएनए मतलब राइबोज होता है और टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, न्यूक्लियस पढ़ने के बाद सीधा अपन गुणसूत्र क्रोमोसोम्स में आ गए। यही क्रोमोसोम्स जो होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बारे में है। तो ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, अब इसके बारे में, ये क्रोमोसोम्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज डीएनए तक ही रखते हैं, न्यूक्लियस तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक